हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं वाई इंडिया बिल्ट इट मैसिव रेलवे स्टेशन इन मुंबई। यानी भारत ने अपना एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन मुंबई में क्यों बनाया, CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से। और ये रेलवेज़ को लेके मेरी सबसे पसंदीदा इमारत है पूरे भारत में। और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं वीडियो के शुरू में भी आपसे करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी रखी है, लेकिन वो वीडियो के बाद में करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को खास करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। 18 प्लेटफॉर्म्स, हर रोज 250 ट्रेन और 6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही मुंबई और महाराष्ट्र दोनों का ही सबसे बिजी रेलवे स्टेशन रहा है काफी सालों से। CSMT वैसे तो 1888 में खुला था विक्टोरिया टर्मिनस नाम से, लेकिन इसकी जगह पर जो स्टेशन ओरिजिनली बना था वो था बोरीबंदर स्टेशन, जो थाने के साथ देश के 2 सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक था। 1853 में खुलने के बाद ब्रिटिश राज के दौरान इसे हजारों लोग इस्तेमाल करते थे सी पोर्ट तक जाने के लिए। इसीलिए इसमें इंटरसिटी ट्रेन के अलावा शहर की 2 मेजर सबर्बन रेलवे लाइंस सेंट्रल और हार्बर भी इधर से शुरू होती हैं। ये देश के सभी बड़े शहरों को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे। कैसे इस स्टेशन की शुरुआत हुई और आज ये देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक बन पाया है, इसके रीजंस बहुत क्लोजली मुंबई शहर की ग्रोथ और देश भर में रेलवे एक्सपेंशन को भी दर्शाते हैं। अर्ली 1500s में पोर्चुगीज पहली बार इधर आए थे, जब ये शहर नहीं था बल्कि 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था, बॉम्बे, वर्ली, माहिम, मजगांव, परेल, कोलाबा और लिटिल कोलाबा नाम से। इसी दौरान उन्हें ट्रेड बढ़ाने की जरूरत पड़ने लगी अपने सोल्जर्स की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इधर बसना शुरू कर दिया। पोर्चुगीज इंडियन टेरिटरीज के गवर्नर नुनो डा कुन्ना ने गुजरात सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह के साथ ट्रीटी साइन किया, जिससे इस रीजन का प्रॉपर कंट्रोल मिल गया किंगडम ऑफ पोर्चुगल को। अर्ली 1600s में ज्यादा ट्रेड एक्टिविटीज ना होने की वजह से उन्होंने कोई मेजर पोर्ट बनाना जरूरी नहीं समझा। ज्यादातर वो सूरत का पोर्ट इस्तेमाल करते थे, जो वो 1514 में बना चुके थे। 150 साल बाद 1661 में जब पोर्चुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की शादी यूके के राजा चार्ल्स II से हुई, तब उन्हें डील में पोर्चुगीज की कुछ टेरिटरीज का कंट्रोल मिला। इसमें बॉम्बे के 7 आइलैंड्स और मोरक्को का टैंजियर पोर्ट शामिल था। ब्रिटिशर्स ने फिर बॉम्बे की असली ट्रेड वैल्यू समझी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, और इसे एक मेजर सिटी के रूप में बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसमें काफी लैंड सी से भी रिक्लेम करना पड़ा। कुछ साल बाद इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज कर दिया गया, जिसके बाद इधर मिंट और प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुए। इससे ये एक कमर्शियल सेंटर बनने लगा। पॉपुलेशन भी तेजी से ग्रो होने लगी। 1661 में यहाँ 10,000 लोग रहते थे, जो 1675 तक हो चुके थे 60,000 लोग। 1684 में इन 7 आइलैंड्स को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले मजगांव और बॉम्बे मेनलैंड के बीच लैंड रिक्लेम किया गया। 1711 में परेल और माहिम को जोड़ा गया और अगले साल माहिम को वर्ली से। अब वर्ली को बाकी हिस्सों से जोड़ना बड़ा चैलेंज बन गया, बीच में बड़ी सी आने की वजह से। 100 साल बाद कोलाबा और लिटिल कोलाबा को जोड़ा गया। 1845 में माहिम आइलैंड को जोड़ा गया। फिर सॉल्सेट और ओरिजिनल 7 आइलैंड जुड़ गए ओल्ड बॉम्बे बनाते हुए। शहर के बनने से कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे फिशिंग और एग्रीकल्चर भी देखने को मिले। बढ़ते कॉमर्स और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बनाई 1853 में। ये एक 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी, बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। पहली लाइन में 400 पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया 14 कैरेजेस की ट्रेन में, जिसे 3 स्टीम लोकोमोटिव्स कैरी कर रही थी, साहिब, सिंध और सुल्तान नाम से। इसकी रेगुलर सर्विस स्टार्ट होने से बोरीबंदर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन बन गया, जिसमें हजारों पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करने लगे अपने काम के लिए। इससे ये देश की पहली सबर्बन रेल लाइन भी बनी। शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक लकड़ी का छोटा सा शेड होता था, कुछ बेंचेस के साथ और एक ही प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे करके इसे एक्सपैंड किया गया। इसका नाम पास के बोरीबंदर यानी कॉटन सैक सी पोर्ट पर दिया गया, जहाँ से काफी ट्रेड होता था कॉटन का। वैसे तो ये देश की पहली पैसेंजर रेल लाइन थी, लेकिन इससे 18 साल पहले 1837 में पहली फ्रेट लाइन बनी थी मैड्रास में रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक। अगले कुछ सालों में बॉम्बे ने और इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करनी शुरू की। 1854 में पहली कॉटन मिल बनी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम से। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हुए, जो देश के पहले मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस बने हायर एजुकेशन के। इसके अलावा एक बड़ा फायदा देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड में, जब 1869 में इजिप्ट की सुएज कैनाल बनी। इससे एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले शिप्स को अब अफ्रीका से
घूमकर नहीं जाना पड़ता था, शॉर्टकट ले सकते थे इस रास्ते से। बॉम्बे और ब्रिटेन के बीच मैरीन ट्रेड काफी बढ़ गया इससे, और शहर के सभी डॉक्स को फिर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंडर मर्ज कर दिया गया बेहतर मैनेज करने के लिए। इन सभी रीजंस को मिला के 1872 तक बॉम्बे की पॉपुलेशन 6 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। बोरीबंदर स्टेशन बनने के रीजंस ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के बनने से जुड़े हैं, जिसका मेन एम था बॉम्बे को मद्रास से कनेक्ट करना, बीच में इंटीरियर रीजन्स जैसे पूना, नासिक, सोलापुर और हैदराबाद से होते हुए। इससे कॉटन, सिल्क, शुगर और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट आसान हो जाता, दो मेजर पोर्ट्स के आपस में कनेक्ट होने से, बॉम्बे और मद्रास में। 1843 से 47 के बीच ब्रिटिश सर्जन और इंजीनियर कर्नल जॉर्ज थॉमस क्लार्क ने पहली रेल लाइन के लिए सर्वे और प्लानिंग की। अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 56 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुंबई से खंडेश डिस्ट्रिक्ट और बेरार प्रोविंस तक। इसी का एक पार्ट था बोरीबंदर से थाने। सबर्बन ट्रेन की सफलता देखते हुए बॉम्बे में ट्रैम्प्स बनाने के प्रपोजल्स भी रखे जाने लगे, जो कि यूरोप के कुछ शहरों में काफी पॉपुलर साबित हो रही थी। फाइनली कुछ साल डिलेज के बाद 1873 में बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी सेटअप हुई और अगले साल से पहली हॉर्स ड्रॉन ट्रैम सर्विस भी शुरू हो पाई, कोलाबा से पायधोनी तक, बीच में क्रॉफर्ड मार्केट से होते हुए, और दूसरा रूट बोरीबंदर से पायधोनी तक कालबा देवी से होते हुए। इसके रूट्स और स्टेशन बढ़ते गए अगले कुछ सालों में, और ये एक पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बन गया। 32 साल तक हॉर्स का ही इस्तेमाल होता था इसके लिए, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैम्स को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। 1905 में बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी बेस्ट एस्टैब्लिश हुई, जिसे इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रैम सर्विस की मोनोपोली मिल गई शहर में। 1920 में इन्होंने डबल डेकर ट्रैम्स भी स्टार्ट की। ट्रैम्स के अलावा बॉम्बे में एक और लाइन बनाई गई थी सूरत से ग्रैंड रोड स्टेशन तक 1864 में। इसे दूसरी कंपनी बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे ने बनाया था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही थी, जो आज के गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा है। कुछ साल बाद इसे बड़ौदा तक एक्सटेंड किया गया, जिसे वेस्टर्न कोस्ट की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करने लगी। बोरीबंदर थाने लाइन पर वापस आते हैं। इसे 1863 तक आगे एक्सटेंड किया गया, भोरघाट से होते हुए पूना तक, फिर साउथ ईस्ट में सोलापुर से होते हुए रायचूर तक, जहां ये मद्रास रेलवे से मिली। इससे बॉम्बे और मद्रास कनेक्ट हो गए आपस में। उस समय में वेस्टर्न घाट्स के थ्रू रूट बनाना काफी चैलेंजिंग था। कुल 25 टनल्स बनाई गई, टोटल 3.6 किलोमीटर लेंथ की, और 22 ब्रिजेस टोटल 900 मीटर लेंथ के। अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से 1865 तक चला, उस समय ब्रिटेन की कॉटन डिमांड इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई, क्योंकि उससे पहले का कॉटन वो अमेरिकन फार्मर से खरीदते थे। इसकी वजह से देश भर से बोरीबंदर तक कॉटन आने लगी ब्रिटेन भेजे जाने के लिए। इसके लिए गोडाउन्स और ऑफिसेज भी बनाए गए स्टेशन में, जिससे वो काफी बड़ा हो गया कुछ सालों में। दूसरी तरफ बीबीसीआई की लाइन भी एक्सटेंड हुई नॉर्थ में, और 1864 में पहली ट्रेन चली बॉम्बे से अहमदाबाद तक। इसका लास्ट स्टेशन बॉम्बे टर्मिनस था, जो आज का ग्रैंड रोड स्टेशन है। अगले साल 1865 से ग्रैंड रोड और बसई रोड, जो आज वसई रोड स्टेशन है, इनके बीच सबर्बन रेल सर्विस स्टार्ट हुई। उसी साल GIPR का कसारा घाट से इगतपुरी वाला सेक्शन खुला, सह्याद्री में एक और क्रॉसिंग बनाते हुए। कसारा घाट से ये लाइन भूसावल तक जाती थी, जहां से ये बाइफोकेट होके नागपुर और जबलपुर से कनेक्ट करती थी। 1867 में BBCI ने बॉम्बे बैकबेस स्टेशन और विरार के बीच सबर्बन सर्विस भी शुरू कर दी। 3 साल बाद 1870 में हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन खुली, जिसे पहली बार बॉम्बे से कलकत्ता जाना पॉसिबल हो पाया। BBCI ने फिर बॉम्बे बैकबेस स्टेशन को डिमोलिश करके उसके थोड़ा साउथ में एक नया स्टेशन बनाया चर्च गेट नाम से। इसे एक ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया, जिन्होंने बाद में विक्टोरिया टर्मिनस पर भी काम किया था। फिर ये BBCI का हेडक्वार्टर बना काफी सालों के लिए, और आज ये वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। बोरीबंदर स्टेशन की बात करें तो इसे 1870s में कई बार रेनोवेट किया GIPR ने, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक को ना हैंडल कर पाने की वजह से फाइनली इसे 1877 में डिमोलिश कर दिया गया। बॉम्बे पोर्ट एक मेजर सी पोर्ट बन चुका था तब तक, जिसकी डिमांड को पूरा करने के लिए बोरीबंदर से बड़ा स्टेशन बनाना जरूरी पड़ गया उधर। ये काफी वेल कनेक्टेड स्टेशन था उस टाइम भी, जो सारी मेजर सिटीज कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली से डेली पैसेंजर्स हैंडल करता था। इसी बीच बॉम्बे की पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही थी। 1872 की 6 लाख पॉपुलेशन 1881 तक 7.5 लाख क्रॉस कर चुकी थी। इसलिए इसके भी थोड़े साउथ में एक नया स्टेशन बनाया गया, विक्टोरिया टर्मिनस, जो एक स्ट्रक्चरल मार्वल था। स्वीडिश आर्किटेक्ट एक्सेल हर्मन हा के इनिशियल डिजाइन के ऊपर ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने स्टेशन का फाइनल डिजाइन तैयार किया, और 1878 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। इसकी मेन बिल्डिंग को विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया, और इसका लेआउट इंडियन पैलेसेस से इंस्पायर्ड है। कई विंडोज इंडियन चैत्य आर्च शेप में भी बनाई गई हैं। एक्सटर्नल ऑर्नामेंटेशन जैसे वुड कार्विंग्स, टाइल्स, आयरन एंड ब्रास रेलिंग्स, टिकट ऑफिस ग्रिल्स, स्टेयरकेस वगैरह को सर जमशेदजी जीजे बॉय स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया था। 1887 में जब यूनाइटेड किंगडम की क्वीन विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे
हो गए तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए नए स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया गया। 1888 में स्टेशन की कंस्ट्रक्शन भी पूरी हुई शुरू होने के 10 साल बाद। इसमें तब के 16 लाख रुपए लगे जो आज के 200 करोड़ रुपए के बराबर है। ज्यादा प्लेटफॉर्म और बेहतर एक्सेसिबिलिटी के साथ स्टेशन बहुत जल्द ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्टेशन में से एक बन गया देश के। इसके बनने के 2 साल बाद 1891 में बॉम्बे की पॉपुलेशन 8 लाख से ज्यादा थी और 20 साल बाद 1 करोड़ को भी क्रॉस कर लिया। बढ़ती डिमांड को देखते हुए नए रूट्स और सर्विसेज भी स्टार्ट हुई विक्टोरिया टर्मिनस से, जो ये आसानी से हैंडल कर पा रहा था। जैसे 1900 में हावड़ा नागपुर बॉम्बे लाइन खुली जो ज्यादा डायरेक्ट रूट बनाती थी कलकत्ता और बॉम्बे के बीच। अब पैसेंजर्स को इलाहाबाद से घूमकर नहीं जाना पड़ता इन दोनों शहरों के बीच। इस तरह बन चुकी रेलवे लाइंस और रोड्स की वजह से अमीर मर्चेंट्स ने सॉल्सेट में अपने विलास बनाने शुरू किए। 1901 में अकेले सॉल्सेट की पॉपुलेशन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी थी और पूरे एरिया को अब ग्रेटर बॉम्बे के नाम से जाना जाने लगा। 1910 में कुर्ला से रे रोड का सेक्शन खुला जो हार्बर लाइन बनी बाद में। 1921 में इसे भी विक्टोरिया टर्मिनस से कनेक्ट कर दिया गया। 1929 में इसे रीमॉडल किया गया जिसमें प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए गए, पहले 6 से बाद में 13 तक। पैसेंजर्स के लिए कार पार्किंग भी बनाई गई। लोकोमोटिव्स की बात करें तो ज्यादातर स्टीम इंजन यूज होते थे तब देश भर में, मगर इनमें काफी मेंटेनेंस चाहिए होती थी और एफिशिएंसी भी कम थी। इन्हीं रीजन से इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। इनके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स लगानी पड़ती हैं ट्रैक्स के ऊपर जहां से उनको पावर मिलती है। अर्ली 1900s में डायरेक्ट करंट ज्यादा यूज होता था क्योंकि डीसी जनरेटर्स बड़ी मात्रा में बिना फ्लक्चुएशंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस समय तक ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्प्लिकेटेड एसी जनरेटर्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी। 1925 में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हुई। विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच 1.5 किलोवोल्ट डीसी लाइन लगाई गई 16 किलोमीटर लंबी। ये ऐसी पहली लाइन बनी देश में जिसके बाद कई दूसरे स्ट्रेचेस को भी इलेक्ट्रीफाई किया जाने लगा। इसके कोचेस ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी कैमल लेड और जर्मन रेल व्हीकल मैन्युफैक्चरर वैगन फैब्रिक वेयरडिंगर ने बनाए थे। उसी साल कल्याण तक की लाइन भी इलेक्ट्रीफाई कर दी गई और 3 साल बाद चर्च गेट से बोरीवला सेक्शन भी। 1930 में कल्याण पुणे सेक्शन और 1936 तक चर्च गेट विरार सेक्शन पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। इससे एफिशिएंसी और बढ़ी इन रूट्स में। इसी दौरान ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनीज की मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंडियन रेलवेज में मर्ज कर दिया गया। 1951 में बीबीसीआई के साथ सौराष्ट्र रेलवे, राजपुताना रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे और कच्छ स्टेट रेलवे मिलकर वेस्टर्न रेलवे जोन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बना चर्च गेट स्टेशन। 1955 में जीआईपीआर के साथ सिंधिया स्टेट रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, वर्धा कोल स्टेट रेलवे और धौलपुर स्टेट रेलवे के साथ कुछ और लाइंस को मिलाकर सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बना विक्टोरिया टर्मिनस। ऐसे ही टोटल 6 अलग अलग जोन्स एस्टैब्लिश किए गए थे देश भर में बेहतर मैनेजमेंट के लिए, जो आज बढ़कर हो चुके हैं 17 जोन्स। आज सेंट्रल रेलवे मेनली महाराष्ट्र को सर्व करता है और सीएसएमटी के साथ सबर्बन रूट्स के कई स्टेशंस इसके अंडर आते हैं। वहीं वेस्टर्न रेलवे मेनली गुजरात को सर्व करता है, लेकिन इसकी कुछ लाइंस महाराष्ट्र तक भी आती हैं। बॉम्बे में भी चेंजेस देखने को मिले थे इंडिपेंडेंस के बाद। 1950 में बॉम्बे सिटी और सबर्ब्स को मर्ज करके ग्रेटर बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1951 में 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी इस पूरे रीजन की और लगातार ग्रो कर रही थी। 1957 में शहर की लिमिट्स दहिसार तक एक्सटेंड की गई और सबर्बन रूट्स बढ़ाए गए। इसके साथ ही शहर में कंजेशन बढ़ने से और बसेस के अडॉप्शन से ट्रैम नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया 1964 में। न्यू बॉम्बे, जो आज नवी मुंबई से जाना जाता है, उसकी भी प्लानिंग शुरू हुई। इसके बाद 1971 में जो मुंबई हार्बर के ईस्टर्न साइड पर बनाया जाना था। इसके बनने के बाद जब सबर्बन रेलवे से कनेक्ट किया गया तो उसमें ग्रोथ काफी तेजी से देखने को मिली। लोग न्यू बॉम्बे में रहकर हर रोज सिटी में ट्रैवल करने लगे काम के लिए। बॉम्बे और बाकी सैटेलाइट स्टेट्स की डेवलपमेंट के पीछे सबर्बन रेलवे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शहर की बढ़ती जनसंख्या की वजह से सबर्बन रेल को मेंटेन और एक्सटेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे शहर की लाइफलाइन से भी जाना जाता है। पूरा नेटवर्क सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे मिलकर ऑपरेट करते हैं। अभी आज सबर्बन रेल लाइंस जो सीएसएमटी से होते हुए जाती हैं वो है सेंट्रल और हार्बर लाइंस। सेंट्रल में 39 लाख डेली राइडरशिप है और हार्बर लाइन में 10 लाख। इन दोनों का टर्मिनस सीएसएमटी है जो कि काफी बिजी रहता है। इनकी वजह से ही अपने 18 में से 7 प्लेटफॉर्म्स पर ये सबर्बन ट्रेन को ही हैंडल करता है। जहां 1925 में सबर्बन रेलवे की 150 ट्रेन चलती थी हर रोज, वही आज बढ़कर 1774 ट्रेन हो गई हैं। लगातार एक्सटेंशन की वजह से आज सबर्बन नेटवर्क में 7 लाइंस और 150 स्टेशन हैं और टोटल सिस्टम की लेंथ है 427 किलोमीटर। अब 1980s पर आते हैं जब शहर की पॉपुलेशन 90 लाख क्रॉस कर चुकी थी, जिससे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जैसे बसेस और सबर्बन रेल की कैपेसिटी भी रीच होने लगी थी। इसलिए 1986 में 12 डिब्बों वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन को सेंट्रल लाइन पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि
बाद में करजत तक भी एक्सटेंड की गई। न्यू बॉम्बे में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हार्बर लाइन को 1993 में बेलापुर और 1998 में पनवेल तक भी एक्सटेंड किया गया। 1994 में विक्टोरिया टर्मिनस के प्लेटफॉर्म्स 13 से बढ़ाकर 15 कर दिए गए। अगले साल बॉम्बे का नाम चेंज कर दिया गया मुंबई, कॉलोनियल लेगेसी हटाने के लिए। ऐसा ही नवी मुंबई के साथ भी किया गया और 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम भी चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया, जिसमें महाराज अवार्ड 2017 में ऐड हुआ। अथॉरिटीज ने ब्रिटिश स्टैचूज जैसे क्वीन विक्टोरिया का एक मार्बल स्टैचू हटा दिया स्टेशन से 1950s में ही। इन्हें विक्टोरिया गार्डन्स, जो आज जीजा माता उद्यान के नाम से जाना जाता है, वहां रख दिया गया। लेकिन क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू आज तक नहीं मिला, वो गायब ही हो गया। CSMT जब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था बढ़ते ट्रैफिक की वजह से, तब कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस को एक्सपैंड करने का फैसला लिया गया। इसे रेनोवेट करके नई बढ़िया बिल्डिंग बनाई और नई फैसिलिटीज भी ऐड की गई। प्लेटफॉर्म 5 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए इधर, और स्टेशन खुला 2013 में 5000 करोड़ रुपए में। इसके अलावा यूनेस्को ने CSMT को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, इसके 19th सेंचुरी विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर की वजह से। नॉर्दर्न नवी मुंबई के डेवलप होने से 2004 में नई ट्रांस हार्बर लाइन भी खुली थाने से पनवेल के बीच। उसी साल CSMT में प्लेटफॉर्म्स बढ़कर पहुंच गए 18, जितने आज भी हैं। इसके लास्ट 3 प्लेटफॉर्म्स 24 डिब्बों वाली ट्रेन को भी हैंडल कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाए गए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद मुंबई देश की सबसे अमीर सिटी उभर कर आई, जिसे कई इंडस्ट्रीज और रोजगार की तलाश में लोग देश भर से आने लगे। 2010 तक शहर की आबादी 1980 से डबल होकर 1,80,00,000 तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान मुंबई मेट्रो और मोनो रेल की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। पिछले कुछ सालों में सबर्बन नेटवर्क इतने पैसेंजर्स कैरी करने में असमर्थ साबित हो रहा है, चाहे वो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हो, प्लेटफॉर्म और स्टेशन का साइज या अनरिलायबल सर्विस। इसलिए मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स जैसे मेट्रो और मोनो रेल को बनाया गया है रेल नेटवर्क का लोड कम करने के लिए। 2014 में दोनों रूट्स खुल गए लोगों के लिए। मोनो रेल हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन से कनेक्ट की गई और मेट्रो घाटकोपर में सेंट्रल लाइन और अंधेरी में वेस्टर्न और हार्बर लाइन से। इसके बेनिफिट्स देखने भी शुरू हो चुके हैं। मेट्रो की 3 लाइंस और मोनो रेल की 1 लाइन अभी ऑपरेशनल है। इसके अलावा मेट्रो लाइन 3 और लाइन 11 जो CSMT से कनेक्ट करेंगी, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले कुछ सालों में खुल जाएंगी। लाइन 3 पूरी अंडरग्राउंड लाइन होगी कोलाबा से आर्य कॉलोनी तक, और खुलने के बाद देश की सबसे लंबी टनल भी बन जाएगी। लाइन 11 वडाला से CSMT के बीच चलेगी और लाइन 3 के साथ इंटरचेंज बनाएगी CSMT पर ही। इनसे कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव होगी, साथ ही CSMT पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा जब इंटरसिटी ट्रेन ले पाएंगे पैसेंजर्स और आसानी से। 2022 में यूनियन कैबिनेट ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया CSMT के साथ न्यू दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए। इसमें CSMT की हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाएगा। इसका काम शुरू भी हो चुका है। प्लेटफॉर्म्स 10, 11, 12 और 13 को और लंबा किया जा रहा है। आज जहां वो 13 से 17 कोचेस की ट्रेन हैंडल कर सकते हैं, बाद में वो 24 कोच की ट्रेन को भी हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिजेस और सबवेज भी बनाए जा रहे हैं ताकि अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन 3 और 11 से भी कनेक्ट किया जा सके इसे। मुंबई में CSMT के अलावा 4 और मेजर टर्मिनल स्टेशन हैं, जैसे दादर स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस। इसके अलावा 5 रेलवे स्टेशन हैं जो ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में आते हैं। वो हैं CSMT, चर्च गेट, बायकला, रे रोड और बांद्रा स्टेशन। दादर स्टेशन मुंबई के दादर एरिया को सर्व करता है, जहां पर सबर्बन रेल की सेंट्रल और वेस्टर्न लाइंस मिलती हैं। इसीलिए ये पूरे सबर्बन नेटवर्क का सबसे बिजी स्टेशन भी बन गया, जिससे रोजाना 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स गुजरते हैं। नवंबर 1856 में इसे ओपन किया था GIPR कंपनी ने। पहले तो इसमें सिर्फ सबर्बन ट्रेन से रुकती थी, मगर 1968 में इसमें 2 नए प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए, जिन पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन टर्मिनेट करने लगी। इससे ये एक टर्मिनस बन गया। 2009 में 2 और प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए, जिन पर सबर्बन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन दोनों ही रुक सकती थी। मुंबई सेंट्रल, जिसका नाम अब ऑफिशियली बन गया है नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनस, सिटी के सेंट्रल एरिया को सर्व करता है। वेस्टर्न रेलवे की मुंबई डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है ये। 1930 में बॉम्बे सेंट्रल खुला था, जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली ने डिजाइन और शपूरजी पलौंजी फर्म ने कंस्ट्रक्ट किया था, तब के 1.5 करोड़ रुपए में। पहले इस लाइन का टर्मिनस चर्चगेट होता था, मगर बाद में चेंज करके इससे बना दिया गया। बांद्रा स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास है, जहां वेस्टर्न और हार्बर लाइंस चलती हैं। 1867 में इसे खोला गया था, जब BBCI ने इधर 3 कसाई खानों की बिल्डिंग्स बनाई, जिन्हें बोरी बंदर स्टेशन से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा था। कई साल तक ये सिर्फ सबर्बन नेटवर्क का ही पार्ट था। 1960 में फ्रेट ट्रेन के डिब्बों को क्लासिफाई करने के लिए शंटिंग यार्ड भी बना इधर, मगर 1990s में ही इससे टर्मिनल के रूप में डेवलप किया गया मुंबई सेंट्रल के ट्रैफिक को कम करने के लिए। और फाइनली लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ये कुर्ला एरिया को सर्व करता है। 1991 में ये ओपन हुआ था कुर्ला टर्मिनस नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट बाल गंगाधर तिलक के ऊपर रख दिया गया। आज इसके 7 प्लेटफॉर्म से लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। ये तो मुंबई के टर्मिनल स्टेशन की बात हो गई, मगर एक बड़ा हाई स्पीड रेल यानी बुलेट
ट्रेन का स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जो कि खुलने के बाद शहर के और देश के सबसे बिजी स्टेशंस में से एक बन जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए फ्यूचर में नई लाइंस बनाई जाएंगी तो इसे एक्सपैंड भी किया जा सकता है। अंडरग्राउंड स्टेशन होगा ये, जिसे मेट्रो की येलो और एक्वा लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। बुलेट ट्रेन के बारे में हमारी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या ही ज़बरदस्त इतिहास है मेरी इस सबसे पसंदीदा इमारत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का, जिसे हिस्ट्री बड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे थे और बड़ी तफसीलात के साथ बता रहे थे कि किस तरह मुंबई में और भारत में रेलवेज़ का आगाज़ हुआ और इस रेलवे स्टेशन यानी CMST ने कितना बुनियादी किरदार अदा किया। अगर भारत में चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन देखें तो वो भी यहीं से चली, थाने के बीच। और अगर मेट्रो ट्रेन देख लें, ये अपना लोकल नेटवर्क देख लें भारत का, तो उसका आगाज़ भी यहीं से होना शुरू हुआ। और कल को जब भारत में पहली हाई स्पीड ट्रेन आएगी यानी बुलेट ट्रेन, तो उसका आगाज़ भी यहीं से होगा। तो रेलवे इतिहास को लेके ये जो जगह है CMST, ये बहुत ही नुमायाँ है और तारीख़ में भी नुमायाँ है और मुस्तकबिल के लिए भी ये एक रोशन मीनारा रखती है। और अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो ये जब पुर्तगीज़ की एक शहज़ादी का बरतानिया के एक शहज़ादे के साथ शादी हुई थी, तो इन्हें ये बरतानिया को 7 जज़ीरे वरासत में मिल गए थे, यानी जहेज़ में मिल गए थे। तो ऐसे में ब्रिटिश ने इस बंदरगाह की अहमियत को जानते हुए इसे डेवलप किया और 7 जज़ीरों को मिलाकर एक ज़बरदस्त शहर बनाया, जो आज मुंबई के नाम से भारत का सबसे अमीर शहर है, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। और दुनिया के अमीर 3 शहरों में भी इसका शुमार अब होने लगा है। और नंबर ऑफ़ बिलियनर्स को लेके ये शायद तीसरे चौथे नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले ये मालूमात पढ़ी देखी थी। बाकी अगर हम रेलवेज़ पे ही रहें तो 1837 पे पहली फ्रेट ट्रेन चल गई थी इधर ईस्ट इंडिया में, लेकिन पहली जो मुसाफिर बरदार ट्रेन है वो यहीं से चली थी, थाने के बीच। 400 मुसाफिर थे और 3 लोकोमोटिव लगे थे। इससे पहले मुझे लगता था कि शायद एक ही लोकोमोटिव जिसका नाम सिंध साहिब सुल्तान है, लेकिन आज पता चला कि ये 3 लोकोमोटिव ऐसे थे जो पहली ट्रेन को चलाने का काम कर रहे थे। और इसी तरह फिर मुंबई में ट्रैम आई, फिर उसके बाद मुंबई में लोकल नेटवर्क का एक्सपेंड होना शुरू हुआ। आज ये 427 किलोमीटर का ये नेटवर्क हो चुका है। 1700 ट्रेनें आज डेली चलती हैं। पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 5 मिलियन के आसपास बनते हैं। 2 मुख्तलिफ रेलवे जोन है जो इससे इसके सारे मामला देखते हैं, सेंट्रल और वेस्टर्न। और दोनों का जो है अपना मरकज़ वो मुंबई में ही है। कुछ एक जो है वो गुजरात के तरफ भी जाता है और कुछ है कि जो वेस्टर्न की तरफ भी जाता है। यानी कि ये चीज़ मुझे अक्सर बहुत कंफ्यूज करती थी, क्योंकि अगर हम मुंबई की लोकल देखते हैं तो किसी के ऊपर WR लिखा होता है यानी वेस्टर्न रेलवे, और किसी के ऊपर CR लिखा होता है यानी सेंट्रल रेलवेज़। तो ऐसे में मुझे अच्छा खासा कन्फ्यूज़न होती थी कि यार एक मुंबई में चलने वाली रेल है जो साउथ जोन में भी आती है, जो वेस्टर्न जोन में भी आती है और जो सेंट्रल जोन में भी आती है। तो ये पता चला कि ये जो है वो 2 मुख्तलिफ जोन्स के तहत 2 मुख्तलिफ जो है जोन है जो इन्हें इस नेटवर्क को चलाते हैं। बाकी अब अगर इसे CMST की बात करें तो इसे 1878 में इसकी तमीर शुरू की गई और 1888 में यह मुकम्मल हुआ। क्वीन विक्टोरिया टर्मिनल इसका नाम था। और इस 1997 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया और साल 2004 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज भी करार दिया गया। आज ये भारत का तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 18 प्लेटफार्म है। दूसरे नंबर पर सियालदा जिसके 21 प्लेटफार्म है और पहले नंबर पर हावड़ा जो कलकत्ता में पड़ता है। सियालदा और हावड़ा दोनों कलकत्ता में पड़ते हैं और हावड़ा के जो नंबर ऑफ़ प्लेटफार्म्स हैं वो 23 हैं। तो ऐसे में ये तीसरे नंबर पर आने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। कुछ एक जो टर्मिनल्स हैं वो लोकल के लिए वक्फ़ हैं, जबकि जो कुछ एक टर्मिनल्स हैं वो भारत भर से आने वाली ट्रेनों के लिए मुख्तस हैं और पूरे भारत के लिए यहाँ से ट्रेनें निकलती हैं। लेकिन अगर मेरी ज़ाती दिलचस्पी की बात करें तो मुझे ये इमारत अपने डिज़ाइन को लेकर बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन में भी इसका नज़ारा शानदार आता है, लेकिन जो रात में इसका नज़ारा आता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के सामने आता है। तो बाकी वीडियो उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसीलात के साथ हर चीज़ बता दी है और बताया कि किस तरह मरहलावार मुंबई शहर जो कभी 7 जज़ीरों पर बटा हुआ माहीगीरों की छोटी सी बस्ती हुआ करता था, फैलते फैलते आज दुनिया का एक अजीम शहर बन चुका है। और आज आलम यह है कि दुनिया का सबसे महंगा घर हमें मुंबई में ही देखने को मिलता है, जिसे एंटीलिया कहा जाता है। और रिहाइश के मामले में ये एक बहुत ही महंगा शहर हो चुका है, क्योंकि सिर्फ तकरीबन 600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये शहर है
और आबादी अगर हम इसकी देखें तो वो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास है। इसके मुकाबले में दिल्ली 4000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ शहर है और उसकी आबादी कहीं 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो इस वजह से आबादी ज़्यादा होने की वजह से और रकबा कम होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा महंगा शहर है। यही वजह है कि यहाँ पर एक धरावी नाम का इलाका भी मिलता है, जो जहाँ पर सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 10 लाख लोग रहते हैं। वैसे उससे धरावी शहर की इकानमी ही, धरावी इलाके की इकानमी ही $1 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा ये भारत के जो है अरबपतियों का घर है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी वगैरह, नहीं गौतम अडानी तो शायद अहमदाबाद के हैं। मुकेश अंबानी और टाटा ग्रुप वाले जो हैं, रतन टाटा जी, और इसके अलावा भी और बड़े जो भारत के सनतकार हैं, जो भारत के बड़े बड़े उमरा हैं, उनकी जो घर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे बढ़कर जो भारत के फिल्मी सितारे हैं उनके जो घर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि अमिताभ बच्चन का, शायद बच्चन उस कहते हैं उसे, शाहरुख खान का मन्नत है घर। इसी तरह फिर सलमान खान और दूसरे भी जितने भी नामवर लोग हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, उनके घर भी जो हमें मुंबई में देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से मुंबई में रिहाइश अच्छी खासी महंगी है। और अभी पिछले दिनों ही भारत में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, उनके बेटे की शादी हुई है अनंत अंबानी की। वो तकरीबात भी काफ़ी अर्सा जारी रही हैं और उस शादी में शिरकत के लिए दुनिया भर से जो है वो बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी। तो बिल आखिर 12 या 13 जुलाई को उन दोनों की शादी के तमाम मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुंबई शहर का हिस्ट्री भी पता चल गई और मुंबई शहर किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तजारत की वजह से फैला, अपनी इंडस्ट्री की वजह से फैला, अपनी बंदरगाहों की वजह से फैला, और ख़ास तौर पर इसकी तरक्की में जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया वो लोकल ने किया और वो ट्रेनों ने किया। और इसी लोकल को आज मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है और मुंबई को मुंबई बनाने वाली भी लोकल ट्रेन ही है। और इस लोकल पे सवार होना मुंबईकर्स के बस की बात ही है, नए बंदे के लिए ये मुमकिन नहीं है इतने रश में सवार होना, क्योंकि जब ऑफिस लगने का या ख़त्म होने का टाइम होता है तब 5-5, 6-6 लाइनें बन जाती हैं और जब एक लोकल आती है तो सिर्फ आगे से 2-3 लाइनों वाले लोग सवार हो पाते हैं और पीछे वाली लाइनें लगी रह जाती हैं ताकि अगली कोई लोकल आ जाए। और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि 2 से 3 मिनट में एक लोकल आ जाती है और किराए इतने मुनासिब है कि 10 से 20 रुपये में 15 से 20 किलोमीटर का फासला भी तय हो जाता है। नॉन AC लोकल भी चलती है और लोकल AC भी चलती है और करजे तक जाती है 100 किलोमीटर तक और मुख्तलिफ इलाकों को कवर करती है, पूरे मुंबई शहर को एक परोया हुआ है हार की तरह। लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रही। तो यही वजह है कि साल 2014 से मुंबई में मेट्रो का रवाज भी आ गया है और मेट्रो नेटवर्क अभी तो बहुत थोड़ा है, सिर्फ 3 लाइनें चली हैं। लेकिन जब मुंबई में 10 की 10 लाइनें ऑपरेशनल हो जाएंगी तो ये लोकल नेटवर्क जो है वो 300-350 किलोमीटर का हो जाएगा। भारत का दूसरा बड़ा लोकल नेटवर्क बन जाएगा दिल्ली के बाद। और इसी तरह फिर साल 2027 या 28 में भारत की पहली HSR का जो स्टेशन है वो BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त हिस्ट्री थी और बहुत अच्छा लगा CMST के बारे में जान के। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।